क्या आपने कभी सच में रुककर सोचा है कि 1 जनवरी 0001 से पहले की दुनिया कैसी थी, जब न कोई कैलेंडर था, न दीवार पर घड़ी टंगी थी, न मोबाइल स्क्रीन पर चमकते हुए नंबर थे। तब इंसान आखिर समय को कैसे समझता था। आज हम कहते हैं आज सोमवार है, आज तारीख ये है और आज साल 2026 चल रहा है। लेकिन सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां ये शब्द मौजूद ही नहीं थे। ना आज था, ना कल और ना नया साल। फिर भी इंसान जी रहा था, खेत जोत रहा था, फसल बो रहा था, त्योहार मना रहा था और जरूरत पड़ने पर युद्ध भी कर रहा था। तो सवाल सीधा है, जब तारीख ही नहीं थी तो समय आखिर चल कैसे रहा था। इतिहास के पन्नों से बहुत पहले एक ऐसा दौर था जब इस धरती पर किसी दिन का नाम नहीं था। फिर भी कुछ लोग जानते थे कौन सा दिन शुभ है और कौन सा दिन विनाश लेकर आएगा। ये लोग आम नहीं थे, ये वे लोग थे जो आसमान को पढ़ना जानते थे। और यहीं से शुरू होती है समय की असली कहानी। आज हम घड़ी देखते हैं और मान लेते हैं कि यही समय है, लेकिन हजारों साल पहले इंसान घड़ी नहीं देखता था, वो आसमान देखता था। रात को चांद को, दिन में सूरज को और अंधेरी रातों में तारों को। वो देखता था कि चांद हर रात बदलता है, कभी पतली सी रेखा, कभी पूरा गोल चमकता हुआ गोला और फिर धीरे धीरे गायब। वो देखता था कि सूरज रोज एक ही जगह से उगता है, साल के साथ उसका रास्ता बदलता है। वो देखता था कि तारे भी अपनी जगह बदलते हैं। ये सब बदलाव किसी कहानी का हिस्सा नहीं थे, ये थे समय के संकेत। और यहीं से वो पल था जब इंसान ने पहली बार समय को महसूस किया। लेकिन महसूस करना काफी नहीं था, इंसान को चाहिए था कोई एक ऐसा तरीका जिससे वो इसे बहते हुए समय को बांध सके। क्योंकि खेती बिना समय के नहीं हो सकती थी, त्योहार बिना समय के नहीं हो सकते थे और सभ्यता समय के बिना जन्म ही नहीं ले सकती थी। तो इंसान ने बनाया अपना पहला समय मापक। न उसमें बैटरी थी, न सुइयां, न डिजिटल स्क्रीन। वो था पत्थर। हाँ, साधारण से दिखने वाले पत्थर। प्राचीन सभ्यताओं ने विशाल विशाल पत्थरों को इस तरह खड़ा किया कि वो किसी मूर्ति की तरह नहीं बल्कि सूरज के हिसाब से खड़े हो। हर दिन सूरज अलग अलग कोण से निकलता और जैसे जैसे दिन बदलते वैसे वैसे पत्थरों की परछाइयां भी बदलती। लेकिन साल के एक खास दिन वो परछाई ठीक उसी जगह गिरती जहां पहले से तय किया गया था। वो दिन सिर्फ एक तारीख नहीं था, वो था ऋतु के बदलने का संकेत। अब सोचिए, ये संयोग था या फिर हजारों साल पहले किसी ने समय को समझ लिया था। ब्रिटेन की जमीन पर खड़ा स्टोनहेंज दुनिया के सबसे रहस्यमय ढांचों में से एक है। खुले मैदान में एक गोल घेरा और उसके भीतर विशाल पत्थर। लेकिन ये पत्थर ऐसे ही नहीं रखे हुए थे। हर साल 21 जून को, जब साल का सबसे लंबा दिन होता है, सूरज ठीक पत्थरों के बीच से निकलता है और 21 दिसंबर को, जब दिन सबसे छोटा होता है, सूरज उन्हीं पत्थरों के बीच डूबता है। घड़ी नहीं, कैलेंडर नहीं, बस सूरज और पत्थर। 2022 की एक स्टडी बताती है कि स्टोनहेंज के बड़े पत्थर शायद 365 दिनों तक का प्रतीक थे। मतलब एक पूरा साल पत्थरों में दर्ज, हर पत्थर एक दिन का प्रहरी। तो अगली बार जब आप स्टोनहेंज की तस्वीरें देखें तो उसे सिर्फ पत्थर का ढांचा मत समझिए, वो एक प्राचीन वैज्ञानिक यंत्र था, एक ऐसा कैलेंडर जो समय को पत्थरों में कैद करता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि ये ज्ञान सिर्फ पश्चिमी देशों तक सीमित था तो आप भारत को भूल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि समय को मापने का ज्ञान सिर्फ स्टोनहेंज जैसे ढांचों तक सीमित था, तो अब आप अपनी सोच को थोड़ा पीछे लेकर चलिए, भारत की तरफ। यहाँ मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं बने थे, ये सिर्फ ईश्वर को याद करने की जगह नहीं थे, ये थे समय के केंद्र। यहाँ पत्थर भगवान की मूर्ति बनने से पहले समय की भाषा बोलते थे। सोचिए, हजारों साल पहले जब न घड़ी थी, न कैलेंडर और न मोबाइल, तब भी भारत में लोग जानते थे
कि कब ऋतु बदलेगी, कब वर्षा आएगी, कब उपवास रखना है और कब उत्सव मनाना है। ये कोई अनुमान नहीं था, ये गणना थी और इस गणना का आधार था सूर्य। अब बात करते हैं एक ऐसे मंदिर की जिसे देखकर आज भी वैज्ञानिक हैरान है। ओडिशा की धरती पर समुंदर से कुछ किलोमीटर दूर खड़ा है कोणार्क का सूर्य मंदिर। लोग इसे सिर्फ एक खंडर मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, ये मंदिर नहीं, एक पत्थर की टाइम मशीन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य देव के रथ के रूप में बनाया गया है। इस रथ में है 12 विशाल पहिए और 7 घोड़े। अब सवाल उठता है, 12 पहिए ही क्यों? क्योंकि हर पहिया साल के हर महीने का प्रतीक है और हर पहिए में 8 तिल्लियां हैं जो दिन के 8 प्रहरों को दर्शाती है। हाँ, घंटे नहीं, प्रहर। क्योंकि प्राचीन भारत में समय को घंटों में नहीं, प्रहरों में मापा जाता था। अब जरा ध्यान से सुनो, ये सिर्फ प्रतीक नहीं है। इन पहियों पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उनकी परछाइयां दिन का सटीक समय बताती है। मतलब इन पत्थरों को देखकर आप जान सकते हैं दिन का कौन सा प्रहर चल रहा है। सोचिए, जब दुनिया घड़ी बनाना भी नहीं जानती थी, तब भारत पत्थरों से समय को पढ़ रहा था। ये कोई कला नहीं थी, कोई सजावट नहीं थी, ये था टाइम इंजीनियरिंग। अब कल्पना कीजिए, आप 4000 से 5000 साल पहले किसी कबीले में रहते हैं। आपको दिखाया गया है कि जैसे ही सूर्य की परछाई उस पहिए की तीसरी तिल्ली को छुए, अगली ऋतु शुरू हो जाए। कोई कैलेंडर नहीं, कोई अलार्म नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, बस एक परछाई और उस पर पूरी सभ्यता का भविष्य टिका हुआ है। भारत में ऐसे सिर्फ एक नहीं, कई स्थान है जहां मंदिरों को इस तरह बनाया गया कि सूर्य की किरणें साल के कुछ खास दिनों पर सीधे गर्भगृह में प्रवेश करें। जैसे कभी विषुव, कभी अयांत। ये सब संयोग नहीं हो सकते। ये तभी संभव है जब किसी सभ्यता को खगोल विज्ञान की गहरी समझ हो। अब जरा सोचिए, जिस देश में हजारों साल पहले सूर्य की चाल से समय मापा जा रहा था, क्या वहां समय सिर्फ दिन और महीनों तक ही सीमित रहा होगा? नहीं, भारत में समय को और भी गहराइयों से समझा गया। जब प्राचीन मानव पहली बार आकाश की ओर देखता है तो एक चीज उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, वो है चांद। हर रात चांद बदलता है, अमावस्या की अंधेरी रात से पूर्णिमा की चमक तक, और फिर धीरे धीरे लुप्त। ये बदलाव सिर्फ सुंदर नहीं थे, ये थे समय का पहला कैलेंडर। हजारों साल पहले जब तारीख नहीं थी, कोई चीज नहीं थी, तब इंसान ने चांद को समय मापने का साधन बना लिया। चांद का एक पूरा चक्र अमावस्या से पूर्णिमा तक और फिर वापस लगभग 29.5 दिन का होता है। यहीं से जन्म हुआ दुनिया के पहले लूनर कैलेंडर का। भारत में यही प्रणाली बनी पंचांग की नींव। तिथि, पक्ष और नक्षत्र सब कुछ चंद्रमा की चाल से जुड़ा। त्योहार, व्रत, विवाह, धार्मिक अनुष्ठान सब कुछ चांद के हिसाब से तय होने लगा। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी, क्योंकि चांद के साथ साथ एक और शक्ति थी जो समय को चला रही थी। वो थी सूर्य। सूर्य का चक्र लगभग 365 दिनों का होता है। वो स्थिर है, सटीक है, ऋतुओं को तय करता है। इसलिए मिस्र और रोम सभ्यताओं ने सौर कैलेंडर अपनाया। अब सवाल उठता है, एक तरफ चांद जो 29.5 दिन में चक्र पूरा करता है, दूसरी तरफ सूर्य जो 365 दिनों में। तो सही कौन? भारत ने किसी एक को नहीं चुना, भारत ने दोनों को जोड़ा और बनाया लूनी सोलर कैलेंडर। इस कैलेंडर में चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का होता है और सौर वर्ष लगभग 365.25 दिनों का। इस वर्ग को संतुलित करने के लिए हर कुछ सालों में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा गया, अधिक मास का। ये कोई अनुमान नहीं था, ये सटीक खगोलीय गणना थी। अब जरा ठहरिए, जिस सभ्यता ने हजारों साल पहले इतनी जटिल गणनाएं कर ली, वो समय को सिर्फ संख्या नहीं मानती होगी। नहीं, भारत में समय को चक्र माना गया और इसी सोच से जन्म हुआ एक ऐसे ज्ञान का जो समय को सिर्फ मापता नहीं बल्कि समझाता था। लेकिन भारत में समय की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ समय को सिर्फ दिन, महीना या साल नहीं माना गया। यहाँ समय को एक चक्र से समझाया गया।
आज हम समय को एक सीधी रेखा की तरह देखते हैं, बीता हुआ अतीत, चलता हुआ वर्तमान और आने वाला भविष्य। लेकिन प्राचीन भारतीय ऋषियों के लिए समय कभी सीधी रेखा नहीं रहा था। उनके लिए समय था जन्म, विकास, विनाश और फिर पुनर्जन्म का चक्र। दिन और रात की तरह, ऋतुओं की तरह, चांद की कलाओं की तरह। इसी सोच से जन्म हुआ युग की अवधारणा, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये सिर्फ धार्मिक ज्ञान नहीं थे, ये थे समय को समझने के पैमाने। ऋषि जानते थे कि समय सिर्फ गुजरता नहीं, वह स्वभाव भी बदलता है। हर युग में मानव की चेतना, उसका आचरण और उसका भाग्य बदलता है। अब सवाल उठता है, जब समय इतना विशाल था तो उसे मापा कैसे जाए? और यहीं आता है एक ऐसा ग्रंथ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष को लोग अक्सर सिर्फ ज्योतिष समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह भविष्य बताने की किताब नहीं थी, ये थी समय की वैज्ञानिक व्याख्या। इसमें शामिल था पृथ्वी की गति, सूर्य की स्थिति, चंद्रमा की कलाएं, नक्षत्रों की चाल और ग्रहों की गणना। इन सबको जोड़कर एक ऐसी प्रणाली बनाई गई जो समय को दिन से लेकर युगों तक माप सकती थी। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले बिना दूरबीन, बिना सैटेलाइट, बिना कंप्यूटर, ऋषि आकाश को देखकर इतनी सटीक गणनाएं कर रहे थे कि आज का आधुनिक विज्ञान भी उन्हें बाद में सत्यापित करता है। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह था पर्यवेक्षण प्लस गणना। प्राचीन भारत में समय को सिर्फ पल नहीं माना गया, उसे माना गया ऊर्जा का प्रवाह, एक ऐसी लय जो हर चीज में बहती है, सूरज की गर्मी में, चांद की ठंडक में, समुद्र की लहरों में और इंसान की धड़कनों में। आज जब हम घड़ी देखते हैं तो हमें सिर्फ अंक दिखाई देते हैं, लेकिन जब ऋषि आकाश की ओर देखते थे तो उन्हें एक जीवन चक्र दिखाई देता था, एक ऐसा चक्र जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की कहानी कहता है। अब जरा सोचिए, जब समय को इतनी गहराई से समझा गया हो तो क्या वो लोग नया साल 1 जनवरी मनाते होंगे? नहीं, भारत में नया साल हमेशा ऋतु, फसल और खगोलीय घटनाओं से जुड़ा रहा है। कहीं चैत्र शुक्ल प्रतिपाद, कहीं वैसाखी, कहीं उगादि, क्योंकि नया साल तारीख से नहीं प्रकृति से तय होता था। अब यहाँ से कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि दुनिया के एक और हिस्से में समय को एक अलग तरह से बांधा जा रहा था, एक ऐसी व्यवस्था जो धीरे धीरे पूरी दुनिया पर छा गई। लेकिन अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां समय को कागज पर लिख दिया गया, जहां समय को एक चक्र से सीधी रेखा बना दिया गया। आज हम पूरी दुनिया में एक ही कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं। हर साल 1 जनवरी को आतिशबाजी होती है, हम मान लेते हैं नया साल शुरू हो गया। लेकिन क्या आपने कभी किसी से पूछा, आखिर यही तारीख क्यों? 46 ईसा पूर्व में रोम की सभ्यता एक बड़ी समस्या से जूझ रही थी। खेती के मौसम गड़बड़ा रहे थे, धार्मिक आयोजन अपने समय से खिसक चुके थे। कारण था रोमन कैलेंडर की अराजकता। तभी सामने आए जूलियस सीजर। उन्होंने मिस्र के खगोलवादी की मदद से एक नया कैलेंडर पेश किया, जूलियन कैलेंडर। इसमें तय किया गया 1 साल होगा 365 दिनों का और हर 4 साल में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ एक रहस्य छुपा हुआ था। इस कैलेंडर की शुरुआत किसी प्राकृतिक घटना से नहीं हुई, न किसी विषुव से, न किसी अयांत से। सीधा माना गया 1 जनवरी साल 0001 से। और मजेदार बात यह है, साल 0000 कभी था ही नहीं। सीधा 1 ईसा से गिनती शुरू कर दी गई। इस तारीख को ईसा मसीहा के जन्म वर्ष से जोड़ा गया। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि ईसा का जन्म असल में इस तारीख से 4 से 6 वर्ष पहले हुआ था। तो क्या यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता थी जो धीरे धीरे पूरी दुनिया का समय बन गई? सदियों तक जूलियन कैलेंडर चलता रहा, लेकिन एक छोटी सी गलती हर साल जुड़ती गई, लगभग 11 मिनट प्रति वर्ष। और 1500 सालों में यह फर्क 10 दिनों तक पहुंच गया। तब 1582 में पोप ग्रेगरी 13वें ने एक बड़ा फैसला लिया। कैलेंडर सुधारा गया। इतिहास से सीधे 10 दिनों को हटा दिया गया। 4 अक्टूबर के बाद सीधा 15 अक्टूबर आ गया। लोग सोकर उठे और 10 दिन गायब हो गए। यहीं से जन्म हुआ ग्रोगियर कैलेंडर का। आज जो कैलेंडर आप अपने मोबाइल में देखते हैं वही ग्रेगोरियन सिस्टम है। 12 महीने, 365 दिन
और हर 4 साल में एक लीप ईयर। अब सवाल आता है, आखिर साल में 12 महीने ही क्यों, और हर महीना 30 या 31 दिन का ही क्यों? इसका जवाब धर्म में नहीं, आकाश में छुपा है। पृथ्वी अपनी धुरी पर हर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, इसे हम कहते हैं एक दिन। वही चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 29.5 दिन पूरी करता है, यही बना एक महीना। और जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है तो उसे लगते हैं लगभग 365.25 दिन, यही बना एक साल। लेकिन वो 0.25 दिन हर साल जमा होते गए, 4 साल में एक पूरा दिन। इसलिए लीप ईयर में फरवरी को 29 दिनों का बना दिया गया। अब भारत की ओर लौटिए। पंचांग में चंद्र वर्ष होते हैं लगभग 354 दिनों के और सौर वर्ष 365.25 दिनों के। इस फर्क को मिटाने के लिए हर 2.5 से 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, अधिक मास का। अब जरा ठहरिए, सोचिए, हजारों साल पहले बिना घड़ी, बिना कैलेंडर, बिना तारीख हमारे पूर्वज सटीक गणनाएं कैसे कर पाए? इनका एक ही जवाब है, उन्होंने समय को मापा नहीं, महसूस किया। आज हम घड़ी की सुई देखते हैं, कैलेंडर पलटते हैं और सोचते हैं हम समय को चला रहे हैं, लेकिन सच शायद ये है, समय हमको चला रहा है। 1 जनवरी 0001 समय की शुरुआत नहीं थी, वो सिर्फ एक तारीख थी जिससे इंसान ने समय को बांधने की कोशिश की। समय उससे पहले भी था और समय आज भी है। वो अब भी सितारों में बोलता है, चांद की चाल में, सूरज की गर्मी में और आपकी धड़कनों में। अगली बार जब आप 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर कहें तो एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या आप सच में समय को जी रहे हैं या किसी और के बनाए सिस्टम में बस चलते जा रहे हैं? क्योंकि समय कभी शुरू नहीं हुआ था और शायद कभी खत्म भी नहीं होगा। अगर ये पूरी कहानी आपको सच में सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही गहरे और रहस्यमय वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।